सबों को एक बार जोहार। संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत ISDG रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित आज के इस रिसर्च प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारे बीच में मुख्य रूप से प्रशिक्षक के रूप में आए हैं श्री बैजनाथ महतो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षक के रूप में हैं श्री प्रकाश कुमार चौधरी, आप भी प्रशिक्षक हैं। प्रबंधक हैं ISDG फाउंडेशन के वर्मन जी। सहायक प्रबंधक प्रीतम दास जी भी आए हैं, नमस्ते। कृषि विशेषज्ञ श्री सागर साहू, सामाजिक मोबिलाइजर हीरज जी, आपका भी स्वागत है। इस तरह से हमारे बीच में मेहमान बोले या हमारे प्रशिक्षक लोग आए हुए हैं, उनका पहले से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास जल जंगल जमीन सब कुछ रहने के बावजूद तकनीकी एवं का प्रबंधन नहीं कर पाते, इस कारण से हम लोगों को पलायन करना पड़ता है। इसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए हमारे बीच में विशेषज्ञ लोग आए हैं, वो लोग आप लोगों को अच्छी तरह से बतलाएंगे। आप लोग ध्यान सुनिएगा। हम सम्मानित करना चाहते हैं आज के प्रशिक्षक श्री बैजनाथ महतो को। सुरेश जी आए और उनका सम्मान करें। जोरदार ताली से श्री प्रकाश कुमार चौधरी जी का सम्मान के लिए मैं राजवीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी आज आप लोगों के साथी हैं, उसमें एक नाम अजीत जी ने नहीं लिया है। हमारे सहयोगी हैं अजीत जी, जो इस परियोजना के विकास सहयोगी हैं। विषय जो है अजीत जी ने बहुत अच्छा रखा है कि हम लोग सभी लोग खेती से जुड़े हुए हैं और हर दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कैसे अपनी खेती को बेहतर बढ़ाएं, कैसे अपनी जीविका को बढ़ाएं, अपने जीने के स्तर को कैसे हम लोग सुधारें। हम लोग ये भी जानते हैं कि आज तक हम लोग जो भी खेती करते आए हैं, अपने पारंपरिक पद्धति से करते आए हैं, जो हमारे पुरखों का दिया हुआ है, हम लोग उन्हीं को आज पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज से अगर पहले के समय को देखिएगा, आज से 40-50 साल पहले का समय और आज के समय में अगर हम लोग तुलना करते हैं, तो हम लोग काफ़ी भारी मात्रा में अंतर पाते हैं। विषय इस अंतर का सबसे प्रमुख कारण है कि पहले हम लोग जो खेती करते थे वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे, और आज हम लोगों की खेती में रसायन इतना ज़्यादा प्रवेश कर चुका है कि उसका दुष्परिणाम हम लोग बहुत अच्छी तरह से सब कोई भली भांति जानते हैं कि आज रसायन का उपयोग भारी मात्रा में करने की वजह से आज हमारे खेती की उपज तो जरूर बढ़ी है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है, जो दुष्परिणाम है, वो भी हम लोग सब कोई अवगत हैं। आज हमारे बच्चों का देखिए कि कुपोषण बढ़ते जा रहा है, बीमारी जो है हम लोगों में बढ़ते जा रहा है। पहले गिना चुना लोगों को 1-2 बीमारी हुआ करता था, लेकिन आज देखिए प्राय हर घर में देखेंगे तो कोई बीपी के मरीज है, कोई शुगर के मरीज है, किसी का हृदय गति का परेशानी है, तो किसी को कुछ परेशानी, हर तरह के विभिन्न तरह के परेशानी है। और सारी परेशानियों का एक जड़ है कि हम लोग रसायन का उपयोग इतना ज़्यादा अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने खेती में कर रहे हैं
कि जिसका हमें नुकसान ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं आज अगर हम लोग डॉक्टर को पैसा भर रहे हैं तो वो भी हमारे नुकसान में आता है, वो भी हमको डायरेक्ट लॉस हो रहा है हमारी खेती में। तो हमारा जो विषय है आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का, यही एक मुख्य विषय हम लोग लेकर के चले कि कैसे आप लोगों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में अवगत कराएं, क्या क्या नियम होने चाहिए, किस तरह से हम लोग उसका पालन करें जिससे कि हमारा उपज भी अच्छा हो और कम से कम रसायन या बिल्कुल हम कहें कि जीरो रसायन में हम लोग अच्छा खेती करें। इसी विषय के कारण में आज आपके बीच में, जैसा कि अजीत जी ने परिचय दिया कि हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं श्री बैजनाथ महतो जी, और इनका एक और परिचय मैं दे दूं कि ये मास्टर ट्रेनर तो है ही, क्योंकि भारत सरकार की जो कृषि अनुसंधान की जो संस्थान होती है ICAR पलांडू, और भी अलग अलग जगहों पे जाकर के ये एक मास्टर ट्रेनर के रूप में बताते तो है ही, इनका इतना अनुभव है। लेकिन साथ ही साथ ये एक आप लोगों की तरह ये कृषक भी हैं, इन्होंने भी अपनी खेती की जो यात्रा है, जीवन की यात्रा, आज से 30 साल से ये लोग ये खेती पे लगे हुए हैं। प्रकाश जी भी साथ में लगे हुए हैं, इसी तरह से ये लोग भी करते आए, छोटे से टुकड़े से खेती शुरुआत किए और आज जाकर के यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि इनके पास जहाँ पर 2 से 3 एकड़ जमीन हुआ करता था, आज वो खेती को बढ़ाते बढ़ाते आज इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि करीबन 50 से 60 एकड़ पे ये सब्जी का खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये अपना तो रोजी रोटी को बढ़ावा दिए ही है, अपना व्यवस्था कर लिए हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि ये आज अपने खेत में करीबन 50 लोगों को ये रोजगार भी दिए हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोगों को शामिल करके ये रोजगार भी दे रहे हैं और अधिक से अधिक मात्रा में किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि कैसे खेती करना है, कैसे नए नए पद्धति को अपनाना है, किस तरह से रसायन का कम से कम उपयोग हो सके और लाभ जो है हमारा सकल लाभ कैसे बढ़ाया जा सके। ये एक छोटा सा इनका परिचय है। तो हम आज चाहेंगे कि हमारे बीच में जो हमारे विशिष्ट अतिथि है श्री बैजनाथ महतो जी, ये आप लोगों को आज अपना अनुभव भी साझा करेंगे और आप लोगों को जो भी आवश्यकताएं हैं चीज़ों को समझने में, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं हम लोग, कैसे सरल से सरल विधि अपना करके आगे बढ़ेंगे, ये सारे कुछ की जानकारी ये आज आपको देंगे। आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोगों को मन में कोई प्रश्न हो तो या तो आप जो डायरी दिया गया आप उसमें नोट कर लें, या तो फिर थोड़ा सा बीच में रोक करके, क्षमा मांगते हुए रोक करके सर से प्रश्न कर अपना जो भी मन में शंका है उसको आप समाधान यहीं पर कर लें, ताकि हम लोग यहाँ से जो सीख करके जाएंगे उसके बाद हम लोग आप लोगों को जो सहयोग देंगे, जो हमारी संस्था है ISDG रिसर्च फाउंडेशन और भारत सरकार की जो पिछली बार भी हम लोग एक ट्रेनिंग किए थे जिसमें हमें बताया था कि भारत सरकार की जो उपक्रम है सोलर एनर्जी, आप देख रहे होंगे सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजना जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारत सरकार की ये इकाई है, हम लोगों को ये सहयोग कर रही है कि कैसे आपके बिशुनपुर क्षेत्र में 4 गांव जो हम लोगों ने लिया है, बिशुनपुर, चिंगरी, चिपरी और आपका सिरका, इन चारों गांव के किसानों को कैसे हम लोग प्रेरित कर सके, कैसे आगे बढ़ा दें, कैसा व्यवस्था इनको दे दें कि ये खुद पे अपना निर्भर हो जाए और अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, सदस्यों का भविष्य को एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सके। तो मैं अब बैजनाथ महतो सर से अनुरोध करता हूं कि आगे की जो सभा है वो देखें और ये अपनी बात सभी लोगों को बताएं और आप लोग भी दोनों तरफ से संवाद हो सके। धन्यवाद। साथ ही साथ महिला किसान सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। जिस परिवेश में आज आप लोग कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं, शायद एक दिन हमारे भी जो है इसी तरह की स्थिति थी, हम भी इसी परिस्थिति से गुजरे हैं। और अगर थोड़ा सा अपना अगर व्यक्तिगत परिचय आप लोगों को बताऊं तो शायद लगेगा कि शायद इनके पास कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया था, लेकिन वैसी परिस्थिति का भी मुकाबला करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि मेरा जो पैतृक संपत्ति था, आप लोग रांची जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा डैम है, इसको भी रुक्का डैम के नाम से जानते हैं या तो केतरपुर डैम के नाम से जानते हैं। जब 1967-68 में उस डैम का निर्माण हुआ तो मेरा पैतृक संपत्ति जो भी था 30 एकड़ जमीन उस डैम में पूरा एक्वायर हो गया।
हम पूर्ण रूपेण डिस्प्लेस हो गए। और उसके लिए हमारे पिताजी को 99 पैसे डिसमिल मुआवजा मिला था, मैंने 99 रुपये एकड़ मुआवजा मिला था 30 एकड़ का। और उस 30 एकड़ के बदले मात्र जो है 3 एकड़ जमीन दूसरे गांव में आके खरीदे। और उसी 3 एकड़ से जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो भी सरकारी अधिकारी थे या तो जो भी शिक्षक थे या तो जो भी सरकारी नौकरी करते थे, उनके बच्चे लोग आते थे पढ़ने के लिए, तो उनका रहन सहन, उनका पहनावा कुछ हम लोग से भिन्न होता था। जब घर जाते थे तो फिर वही उसी परिवेश में फिर पलते बढ़ते थे, लेकिन हम लोगों के पास कोई चारा नहीं था, मात्र वो 3 एकड़ जमीन था, उसी से कुछ कर पाते थे। लेकिन मन में ऐसा संकल्प हुआ, ऐसा शुभ संकल्प हुआ कि अगर हमारे पास तो हमारे पिताजी की ना तो नौकरी है, ना कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई व्यवसाय है, अगर मात्र है तो हमारे पास ये जमीन है, इस जमीन से ही हमको कुछ करना है। फिर किसी तरह पढ़ाई लिखाई चल ही रहा था कि 1992 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई अचानक। उसके बाद वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया और उसी से जो हमारे पास 3 एकड़ जमीन था, उसी 3 एकड़ में खेती करते हुए उस 3 एकड़ को हम 3 भागों में बांटे। ये अक्टूबर का महीना है, 1 एकड़ में अगर हम अक्टूबर में फसल लगाते थे, जिसको जाके जनवरी में काटते थे, फिर नवंबर में लगाते थे, उसको फरवरी में काटते थे, या दिसंबर में लगाते थे, उसको मार्च में काटते थे। और ये जो सर्कल था उसको हम सालों भर चलाते थे। जो भी 2-4 मजदूर हमारे पास उस 3 एकड़ में या 5 मजदूर काम करते थे, उनको भी हम सालों भर उनको मजदूरी का काम देते थे। इसी तरह से करते करते वर्ष 2007 की बात है, क्योंकि हम फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन जब अभी के समय में अक्टूबर के महीना में जब आलू का खेती करते थे या मटर का खेती करते थे, तो जब फ्लड में आप लोग भी अभी खेती कर रहे होंगे, पानी हमको भी काटना पड़ता था। और चूंकि आलू को तो आप लोग जान रहे हैं कि 8 दिन में जो है पटाना पड़ता है, या तो 7 दिन में या तो 10 दिन में पटाना पड़ता है। उस समय जब फुटबॉल मैच हुआ करता था या क्रिकेट मैच हुआ करता था, तो मन में ऐसा प्रतिक्रिया होता था कि क्यों ना कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो कि हम एक बटन दाबें और मेरा पूरा खेत पट जाए और हमको भी समय मिले, जो कि हम भी कम से कम अपने मनोरंजन के लिए फुटबॉल भी खेल सकें। लेकिन वास्तव में अगर व्यक्ति के पास में संकल्प होता है तो वह जो सोचता है वह करना, और जो करता है वह करना बहुत आसान हो जाता है। 2007 में वैसा ही हुआ कि पूरे झारखंड में ड्रिप इरिगेशन की कोई उस समय चर्चा नहीं होती थी। उस समय यहाँ के अर्जुन मुंडा जो है तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। झारखंड के जितने भी कृषि विशेषज्ञ लोग थे, बड़े बड़े किसान थे, उन लोगों को बुला के सलाह लिए कि भाई ये ड्रिप इरिगेशन का नाम सुन रहे हैं, क्या माने कि इससे किसानों का क्या कुछ भला होगा। उस समय के किसान क्योंकि ड्रिप इरिगेशन को कुछ जानते नहीं थे, और उन लोगों के द्वारा ऐसा सरकार को ऐसा सलाह दिया गया कि हम लोग नदी की तरह अपने खेत में, जैसे कि आप आलू का पटवन करते हैं या मटर का करते हैं, तो हो सकता है नदी में जैसे पानी बढ़ता है उस तरह से बहा के पानी देते होंगे, जो भी कियारी बनाते होंगे उसमें देते हैं ना। तो उनको कहा गया कि भाई हम लोग नदी की तरफ बहा के पानी देते हैं, इसमें खेती नहीं होता है, तो ये बूंद बूंद से का खेती होगा। क्योंकि अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन खेती के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं। वो बोले सही कहते हैं, जब किसान ये सलाह दे रहे हैं तो वास्तव में ऐसा ही होगा, और ड्रिप इरिगेशन ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब ये झारखंड में आईसीआर प्लांटों में केवल डेमो के तौर पर केवल यूज किया गया था, उसको देखने के बाद हम अपने पर्सनल खर्च से, जब वहाँ हमको संतुष्टि नहीं हुई, अपने पर्सनल खर्च से फिर छत्तीसगढ़ देखने के लिए गए, रायपुर और जगदलपुर में देखने के बाद आगे 2007 में हम अपने खेत में जब उसको लगाए अपना पर्सनल खर्च से, मैंने ऐसा जज्बा और जुनून हमारे अंदर था, खेती के प्रति ऐसा नशा था कि क्यों ना चाहे जो भी हो हमको कुछ जमीन का भूभाग बेचना पड़ जाए, लेकिन हम अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो लगाएंगे। और इस तरह से बैंक से लोन लेकर के हम अपने खेत में जो है 2007 में ड्रिप इरिगेशन लगाए, और आज 3 एकड़ से कहिए तो शुरू करते खेती करते करते आज 50 एकड़ जो है तो खेती करते हैं। और इतना जान लीजिए क्यों उतने दिनों में खेती
करते हुए खेती इतना टफ काम है कि शायद अगर यदि आप लोग या आप सभी लोग पेशेवर हैं, खेती ही आप लोग का जीविका है या और कुछ करते हैं। यहाँ जितने किसान बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या हुआ आप लोग खेती पर ही निर्भर है कि और दूसरा काम आप लोग करते हैं? खेती पर ही निर्भर है। और आप लोग का माने कि मुख्यतः खेती जिसको कि आप लोग करते हैं, विशेष रूप से कौन कौन सा खेती करते हैं? जैसे कि अभी रबी का फसल है, अक्टूबर का महीना है, अभी आप लोग कौन कौन सा खेती करते हैं? आलू और मटर, चना। चलिए जो भी रबी फसल में जो सीजनली फसल है आपको कोई फसल लगाता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि जो भी टॉपिक है जैविक खेती पर, मैं जैविक खेती पर ही चर्चा करूँगा। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपया आप लोग बताइए कि आप लोग जैसे कि आलू की खेती करते हैं या अभी आपका खेत में धान का फसल लगा हुआ होगा, आलू का खेती करके हो सकता है जिनके पास मान लेते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन होगा या 50 जमीन, इस तरह का तो सभी किसान के पास तो जमीन तो होगा ही। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप 1 एकड़ आलू का खेती करके आपको कितना पूंजी लगता है और आप उससे मुनाफा कितना कमाते हैं? बताइए। कोई जो पेशेवर किसान होंगे, आप खेती से जुड़े हुए होंगे, तो 1 एकड़ खेती करने में पूंजी कितना लगता है आलू का, और उस आलू से हमको मुनाफा कितना होता है? बेचते नहीं तो खाने के लिए तो केवल मैंने अगर यदि धान उत्पादन कीजिएगा तो केवल पेट भरने के लिए, आलू उत्पादन कीजिएगा, जो भी सब्जी उत्पादन कीजिएगा तो केवल खाने के लिए, तो आपका जो आवश्यकता है, तरह तरह की जो है आवश्यकता है आपके लिए, बच्चा को पढ़ाना है, कपड़ा पहनना है, साथ ही साथ जो भी सगे संबंधी हैं उनके यहाँ शादी है, विवाह है, सब जगह जाना है तो खर्च तो होता होगा। तो केवल अगर पेट भरने का काम कीजिएगा तो कैसे जो है आपका जीवन स्तर कैसे नहीं ऊंचा होगा? बाजार भी चले जाते हैं। तो आखिर मान लेते हैं कि जो भी बेचते हैं तो मान लेते हैं आपकी सालाना आमदनी पूरे खेती करके, आप सालों भर खेती करते हैं, हो सकता है आप 3 फसल लगाते होंगे। इसका थोड़ा बच्चा लोग को कंट्रोल कीजिएगा, बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल के, क्योंकि हम ही एक किसान, आप लोग जैसे किसान हैं उसी तरह का हम एक किसान, और किसानों के लिए हम समय देने के लिए चलाते हैं। मेरा बहुत सारा काम है, लेकिन उस काम को छोड़ करके हो सकता है लाइफ में मेरा जो भी वचन होगा, अगर आप उसको आत्मसात करेंगे, और हो सकता है उससे अगर यदि आपका जीवन स्तर में सुधार हो तो उसके लिए मैं उससे पुण्य काम अपने आप को कुछ नहीं समझता, जिसके चलते हम अपना समय निकाल करके आप लोगों को देने के लिए आए हैं। इसलिए कृपया मेरा बात को आप लोग जो है तो थोड़ा सुनेंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो केवल आप लोग आत्मसात करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को पूछेंगे, कृपया आपका जवाब जब आएगा तभी हम उसको बेहतर ढंग से आप लोग को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग अगर यदि पूरे सालों भर आप लोग एक पेशेवर किसान हैं, आप तरह तरह का सब्जी का फसल करते हैं, धान की खेती करते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर आप सभी फसल को करते हुए आपकी सालाना आमदनी कितनी है? 1,000, 5,000, 12,000, 20,000, 30,000। अगर आप 1 एकड़ करते हैं, 2 एकड़ करते हैं, 1 एकड़ का आप हमको उदाहरण बताइए कि 1 एकड़ में हम सालाना हमको इतना आमदनी हो जाती है सालों भर का खेती करके। पहले हम लोग के पास सिंचाई का कमी, सबसे ज़्यादा तो सिंचाई का ही, माने कुआं से आलू लगाने के लिए अपना बारी जितना बड़ा जगह है, माने 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 30 डिसमिल, उसी में लोग करता है। अच्छा, एक मिनट मेरा और एक सवाल सुनिए। जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है, हम वैसे लोग से पूछ रहे हैं जिनके पास साधन उपलब्ध हैं और वे सालों भर खेती करते हैं। जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है उन लोगों को तो खैर साधन उपलब्ध होगा तभी वो खेती कर पाएंगे, अन्यथा वो खेती नहीं कर पाएंगे। और तो वर्षा पर आधारित, जैसे कि अभी धान का खेती किए होंगे उसी तरह धान का खेती होगा। सब्जी का खेती बिना आपके पास में संसाधन उपलब्ध रहते हुए आप खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है वैसे लोग सबसे पहले संसाधन उपलब्ध कर लें। अगर आपके खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप जो है तो कुआं बनवा लें, या तो बोरिंग कर लें, या जैसे व्यवस्था होती है आप उस ढंग से, या तो चेक डैम कहीं पर है, चेक डैम से पानी जो है तो आप उपलब्ध कर लें। बिना पानी का खेती नहीं होगा।
तो अगर जिनके पास, मेरा कहने का मतलब है, अगर सारा संसाधन आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाता है या आप स्वयं उपलब्ध कर लेते हैं, उसके बाद जो है तो हमको क्या जो है तो आमदनी होगी या क्या आमदनी होगी, हम उसके बारे में आप लोग को बताने के लिए आए हैं। और ऐसी बात बताएंगे जो कि एक सच्चाई है, और आप उसको मुकम्मल करके दिखाएंगे, आप उनको साबित करके दिखाएंगे, और आपका जीवन स्तर समझिए कि ये क्लास 2 या क्लास 1 अधिकारी के रूप में भी एक दिन आपको वैसा जो होता है आपकी आर्थिक स्थिति हो जाएगी। ये चीज़ हम बताने के लिए आए हैं, और ये हम आपको 100% ये हम आपको साबित करके जो है तो दिखा देंगे। तो शायद आप लोग कोई ऐसे किसान नहीं है जो कि सालों भर जो है तो अपने खेत में आप लोग खेती करते हैं और उससे अपना जीवनोपार्जन चला रहे हैं, और उससे समझिए कि आप अपना सारा भरण पोषण करते हुए, मतलब खेती पर आप लोग कहिए तो पूर्ण रूपे न आप आधारित नहीं है। क्या ये सच्चाई है? अब डीप बोरिंग हुआ इसलिए साधन नहीं रहने के कारण नहीं, हम तो साधन के बारे में हम बता दिए। साधन का जो विकल्प है ना, नहीं किसान तो सभी होंगे। जैसे कि क्या है कि जमीन तो लेकिन सबके पास है, खेती करने के लिए जमीन तो सबके पास है। अच्छा आप बताइए कि जमीन यहाँ पर जितने किसान बैठे हुए हैं, महिला किसान हैं, पुरुष किसान हैं, एवरेज माने कि आपके पास जमीन क्या है कि 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 5 एकड़ है, माने किसान के पास खेती करने के लिए जमीन होना चाहिए। अगर हमारे पास जमीन नहीं रहेगा तो हम खेती कहाँ करेंगे? और मान लेते हैं बहुत सा छोटा सा भूभाग है, अगर 30-35 जिसमें 40 जिसमें 50 जिसमें जमीन है, तो चूंकि उतना में हम खेती करके अपने परिवार का भी अच्छा ढंग से हम भरण पोषण नहीं कर सकते, भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो आप एवरेज बताइए कि सभी लोगों के पास मैंने एवरेज क्या है, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ क्या जमीन है, ये चीज इसकी जानकारी आपको ठीक है। मैंने कि आपके पास 2.5 एकड़ मैंने कि सब्जी खेती के लिए या धान खेती के लिए दोनों मिला के, तो मैंने कि आपका जैसे कि धान का खेती के लिए कितना जमीन है? धान का खेती के लिए वही 1 एकड़ और 2 एकड़ तो कम से कम 1-1.5 एकड़ तो सब्जी के लिए है। उस लायक नहीं है सर, उस लायक नहीं है, माने कि क्या सीढ़ीनुमा है या तो पथरीला है, क्या है? उस पथरीला है कुछ। तो खेती करने योग्य जमीन हम पूछ रहे हैं, खेती करने योग्य हमारे पास में, या तो क्या वो खेती करने योग्य जमीन उसको बनाया जा सकता है? जो जमीन आपका है जैसे पथरीला है, पहाड़ पर्वत है, तो उसको तो बनाना बड़ा मुश्किल है। कहीं अगर पथरीला है तो पत्थर को खोद के नहीं निकाल सकते हैं या उसको समय लगेगा बनाने में। लेकिन जिनके पास मान लेते हैं कि खेती के लायक जमीन है, तो वैसे लोगों के लिए, या तो जिनके पास नहीं है, अगर उसको खुद ब खुद उसको आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम बहुत अच्छा बात जो है आप लोग को बता देने के लिए जा रहे हैं। और वैसे लोग वैसे करके और अपना जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आप साल में कम से कम 3 फसल लेंगे, तो 3 फसल में इतना जान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा जो है होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिनके पास 3 से 5 एकड़ भी जमीन होगा, नहीं है कोई खड़ा हो, किनके पास है 5 एकड़ जमीन? किनके पास है? किन्हीं के पास नहीं है। 2 एकड़? अरे नहीं बोलिएगा, नहीं छुपाइएगा तो फिर हम कुछ नहीं बता पाएंगे। 2 एकड़ तो लगभग सभी के पास। लेकिन भाई आप लोग शर्माते का, हम आपके साथ, हम ये किसान हैं, हम आपको बता रहे हैं हमारे पास 3 एकड़ ही जमीन था, लेकिन आज जो है तो हम 50 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं, जिसमें कि कहिए तो 25 एकड़ मेरा खुद का जमीन है और 25 एकड़ लीज में लेकर हम कर रहे हैं। दूसरों का जमीन को लीज में लेके उनको भाड़ा देते हैं जमीन का, और उसमें हम खेती कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं आप जब खेती में जुड़िएगा, आपके पास जमीन नहीं है, तो आप कहीं तो दूसरे से जिनका जमीन में जो खेती नहीं करते हैं वैसे जमीन को आप खुद ले लीजिएगा कि भैया आपका पर्ची रहता है, कुछ नहीं करते हैं तो आप ले लीजिए, इसमें हम कुछ करेंगे, इसके बदले में आप जो है तो कुछ हमसे ले लीजिएगा सालाना। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है जैविक खेती पर, उस पर जो है तो हम थोड़ा सा आप लोग को चर्चा कर देते हैं या जानकारी दे देते हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि जिस किसान के पास अगर 2 से 3 एकड़ जमीन है, उनकी सालाना आमदनी कितनी होगी और कितना आप कमा सकते हैं।
देखिए है क्या, क्योंकि हमारे दादा परदादा लोग पूर्ण रूपे में जैविक खेती ही करते थे। आप लोगों का अभी भी, या हो सकता है अभी तो कम हुआ होगा, हो सकता है कि सभी के घरों में बैल बकरी तो सबके घर में होगा, है ना, करीब प्राय सभी के घर में। उसका जो गोबर होता होगा उसको हो सकता है कि आप लोग खेत में देते होंगे, या तो गोईठा बनाते होंगे जलावन के लिए, नहीं बनाते हैं, आप खेत में प्रयोग करते होंगे। और हो सकता है आपका जो भी मवेशी है जंगल झाड़ से या आपका खेत खलिहान से ही चर के आते होंगे, है ना, क्योंकि आप कहीं से चारा जो है खरीद के नहीं लाते होंगे, या तो अपने मवेशी को जो है खिलाते होंगे। वैसे लोग होंगे जो कि बड़े बड़े गाय, जर्सी गाय रखे हुए होंगे, जो कि दूध का कारोबार करते होंगे। वैसे लोग क्या करते हैं, चारा दाना ला के जो खिलाते हैं। अगर आपका घर में अगर गोबर ही ठीक है, तो जैविक खेती की आवश्यकता अभी हमको क्यों पड़ रही है? इसका कारण ये है कि पहले हमारे दादा परदादा 100 साल जिंदा रहते थे, लेकिन आंख में चश्मा नहीं लगा। पूर्ण रूपे ना कहिए तो शुद्ध आहार करते थे। आपका शुद्ध सब्जी को जो है तो पका कर खाते थे, जो मांस भी खाते थे तो कहिए तो जैविक मांस ही खाते थे। अभी भी आप देखते होंगे, आप लोग मुर्गी पालते होंगे, पालते हैं ना मुर्गी? तो जब आप घर में मुर्गी पालते होंगे, मुर्गी जब बच्चा देती होगी तो खाने के लिए कितना दिन में होगा? 6 महीना में। और एक आटो इन्हीं का पोल्ट्री फार्म है मुर्गी का? हाँ सर, इन्हीं के पास है। 30 दिन में होता है। तो भैया आप 30 दिन में तैयार कर रहे हैं, है ना, और उसको तैयार होने में कितना दिन लग रहा है? 6 महीना। तो 6 महीना का जो आप पौष्टिक आहार तैयार कर रहे हैं, तो उसको जो खाएगा तो उनका ताकत ज़्यादा रहेगा, उसका जो है सो इम्यूनिटी पावर उसका ज़्यादा रहेगा। या तो समझिए कि जो 1 महीना में तैयार कर रहा है उसका, उसके अलावे अगर मान लेते हैं हम सब्जी का खेती कर रहे हैं, तो जो फसल समझिए कि मेरा पहले 3 से 4 महीना में तैयार होता था, अभी हो सकता है अभी भी आप लोग धान का जो खेती करते हैं, शायद जो है तो धान का खेती करने 3.5 से 4 महीना आपका धान का फसल लेता होगा। 3 महीना लगता है। 3 महीना हो जाता है। 3 महीना लगता है। कोई ऐसा सब्जी है कि 3 महीना से पहले भी तैयार हो जाता है? 90 महीने तो 30 दिन हो गया, तो 3 महीना हो जाएगा। और तो ऐसा सब्जी है जो कि 1 महीना आपका 45 दिन में तैयार हो जाता है, तो बताइए। पालक और जितना पालक, मूली, धनिया, खीरा का कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? महीना देखिए, अभी ऐसा जो है सो हाइब्रिड में बीजा आ गया है। 30 दिन में खीरा जो है फलना शुरू होता है और आपका खेत से निकलना शुरू हो जाता है। 30 दिन हाइब्रिड ही है। जैसे कि आपका 30 दिन में मुर्गा तैयार कर रहे हैं ना, उसी तरह आप अपने खेत से सब्जी भी जो है 30 दिन में निकाल रहे हैं। ठीक है। और आप सब्जी में देखते होंगे, आप शेयर नहीं किए होंगे, मेरा जो जमीन है कितना इंच तक जो है सो उपजाऊ बना रहता है, ये बता सकते हैं? खेत का जो हम जुताई करते हैं, गहरी जुताई हम 6 इंच करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हमको कितना इंच तक जो है तो मेरा जमीन में उर्वरा शक्ति बना होकर रहना चाहिए, बता सकते हैं? देखिए, अभी आप लोग सब जानते हैं, आपके पास में वो जो है तो केवल उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं किए हैं। मान लेते हैं आप अपने खेत में अदरक रोपते हैं, अदरक लगाते हैं? नहीं लगाते। हाँ, आधी ही। तो अदरक, हल्दी तो लगाते होंगे। तो हल्दी का जड़ कहाँ तक जाता है, कितना दूर तक जाता है? कम से कम 6 इंची तो मेरा जमीन होना चाहिए ना, ज़्यादा ही ज़्यादा, लेकिन 6 इंची कम से कम उपजाऊ होना चाहिए।
अभी आप लोग धनिया और पालक बोले, उनका जड़ कहाँ जाता है? 1 इंच अंदर नहीं जाता है, तो उसको तो जो है सो ऊपर में ही जो है सो थोड़ा शक्ति मिलना चाहिए। तो जो मेरा जिसका जड़ जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक उसका जड़ को जो है सो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। और ये पौष्टिक आहार कैसे तैयार होगा? तो सब आपके पास उपलब्ध है। और जैविक खेती की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज देखते होंगे कि प्रायः सभी घरों में एक आम बीमारी तो फैल गया है, शुगर। जानते हैं नहीं? हो सकता है आप लोग जिस क्षेत्र में रहते होंगे, कंद फूल खाते होंगे, यहाँ वो समस्या कम है, लेकिन रांची टाउन में जाइएगा तो शायद जो है सो 95% घरों में ये बीमारी जो है सो मिल रहा है। ठीक है ना? इसलिए कि वे लोग, आप लोग जो जिस तरह से जो शुद्ध पौष्टिक जो है सो अन्न को खा रहे हैं या तो सब्जी को आप लोग उपजा के खा रहे हैं, शायद जो है सो उन लोगों को नहीं मिलता है। तो कारण वही रहा कि अगर यदि, क्योंकि हम अपने खेत में जब कोई भी रासायनिक खाद या जब कुछ जहर डालेंगे तभी तो हमको जल्दी उसका उत्पादन मिलेगा। जब हम इंजेक्शन डालेंगे अपने जमीन में धरती माँ पर, तभी ना, जैसे यूरिया डालें, फॉस्फेट डालें या पोटाश डालें, जो भी रासायनिक खाद है, तभी तो वो अपना रंग दिखाएगा और हमको हरा भरा जो है तो खेत दिखेगा। लेकिन हरित क्रांति तो यहाँ आया पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो है सो मिलना शुरू अब हो गया। अधिक उत्पादन करने के लिए, क्योंकि ये जो आप लोग नाइट्रोजन देखते हैं, यूरिया देख रहे हैं, उसका प्रयोग बम बनाने के लिए यहाँ पर, जब हम लोग का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उस समय इसका बम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन कोई भी किसान कहीं भी विदेशों में जब इसका प्रयोग किया गया कि खेत में जो है बहुत बढ़िया काम करता है। और आपका ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, वहाँ का जो गेहूं का उत्पादन था हमारे भारतवर्ष से जो है सो कई गुना था। और वहाँ उस समय में कहिए तो प्रति हेक्टेयर 12 क्विंटल जो है सो यूरिया का प्रयोग होता था, जबकि हमारे भारतवर्ष में उस समय यूरिया का खपत मात्र 33 kg था पर हेक्टेयर, मैंने 2.5 एकड़। तो मेरे भारतवर्ष में भी लाया गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब जो है सो उस समय यहाँ भी प्रचुर मात्रा में खाद का प्रयोग होने लगा। गेहूँ जो है तो ललहा के खेत दिखने लगा। आज उसका दुष्परिणाम यह हुआ, मेरा खेत जो है तो बंजर हो गया। आज हम कुछ भी खेती करते हैं, वहाँ पर कुछ भी खेती नहीं होता। तो आज आवश्यकता पड़ गई कि न, अगर यदि हम अपने धरती माँ को जहर खिला रहे हैं तो खुद अपने भी जहर खा रहे हैं, और साथ ही साथ किसी को अगर खिला रहे हैं, पहले तो अपने सेवन कर रहे हैं, हम दूसरों को भी खिला रहे हैं। इसलिए आप लोगों के अंदर भी ऐसा शुभ संकल्प होना चाहिए कि न तो हम जहर खाएंगे, न धरती माँ को जहर खिलाएंगे, न हम किसी को जहर दूसरे को खिलाएंगे। ठीक है? और आप जैविक कैसे खेती कीजिएगा सो भी हम आपको बता रहे हैं। आपके पास में संसाधन उपलब्ध हो ना हो, आपके पास में कंपोस्ट, मान लेते हैं कि हम लोग प्रति एकड़ 1 एकड़ का बात कर रहे हैं, 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 ट्रॉली हम लोग गोबर का खाद देते हैं। हो सकता है आप लोग कितना देते होंगे हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रति एकड़ 1 साल में, सालों भर एक बार जो है तो हम लोग जुताई करते हैं, साल में एक ही बार जुताई करते हैं। आप अगर साल में 3 फसल ले रहे हैं तो कई बार जुताई करते हैं? एक ही बार जोतते हैं, एक बार नहीं जोतते हैं, 3 बार जोतते हैं। लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हम साल में 1 बार जुताई करते हैं और 3 फसल लेते हैं। फिर जब साल हो जाता है तभी जो है, अगर जनवरी में जुताई करते हैं तो फिर अगला साल जनवरी में ही जुताई करेंगे। उस तरह का हम लोग खेती करते हैं। तो जैविक खेती का मतलब है कि आप इस तरह से खेती कीजिए कि बाहर से हमको कुछ ना खरीदना पड़े। ना तो समझिए कि आप गोबर का खाद खरीदें, ना तो कोई दवा खरीदें। एक बहुत छोटा सा उपाय बता दे रहे हैं आप लोग को खेती करने के लिए। क्या है कि आप लोग मात्र 1 kg कच्चा गोबर ले लीजिएगा अपना घर का, 1 लीटर गाय का पेशाब ले लीजिएगा, और मात्र जो है उसमें 50 ग्राम जो है सो आप गुड़ डाल दीजिएगा, और उसमें मात्र जो है सो आप पहले 10 लीटर पानी डाल दीजिएगा। ठीक है? अच्छा कर दीजिए, इतना जान लीजिए कि आप
10 लीटर पानी में 1 kg कांचा गोबर, ठीक ना, एकदम ताजा गोबर, और 1 लीटर गाय का पेशाब और 50 ग्राम गुड़ डाल के उसको आप प्रत्येक दिन सुबह और शाम 1 ड्राम में डाल दीजिएगा और उसको चलाइएगा कम से कम जो है तो 3 मिनट, ठीक है। दोनों सामग्री गोबर हो गया, 1 लीटर गोमूत्र हो गया और 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम गुड़, इसको आप 10 दिन तक इसको चलाइएगा, ठीक है, सुबह शाम। और आप लोग अपने डायरी में नोट भी कर लीजिए कि जो बता रहे हैं बनाना का जो प्रक्रिया है वो कैसा रहेगा। तो 1 किलो बता रहे हैं सर कि कच्चा गोबर, 1 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम गुड़, इसका मिश्रण तैयार करेंगे ना। हाँ, एक बड़ा सा ड्राम होगा, इसमें भी कम से कम 200 लीटर पानी आए। पहले आप 10 लीटर उसमें पानी डालिएगा, ये आपका अमृत जल बनेगा, ठीक है, ये आपकी खेती के लिए अमृत जल बनेगा। इसको अमृत जल कहते हैं। पुनः दोहरा रहे हैं हम, अमृत जल बनाने का विधि जैसा कि बताएं सबने। 1 किलो कच्चा गोबर, 1 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम गुड़ और 10 लीटर पानी 1 ड्राम में डाल करके इसको आपको मिश्रण तैयार करना है। इसको आपको प्रत्येक दिन 10 दिन तक इसको आपको चलाना है, ठीक है, सुबह और शाम। कितना देर? 3-3 मिनट, ठीक है। जैसे ही 10वां दिन हो जाता है, आपका खेत में अगर यदि फसल लगाने का है, या तो आप टमाटर लगा रहे हैं, आप उसमें देखो कोई नाप बना लीजिएगा। आपको जितना, जैसे कि 100 ml या 50 ml आप उसमें हर एक गड्ढा में डाल दीजिएगा। आप गिन लीजिएगा कि मेरा टोटल गड्ढा कितना है। हमारे पास 200 लीटर खाद है, ठीक ना, हमारे पास गड्ढा कितना है, उसी हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन करके कि कितना कितना हम देंगे उतना आप हर गड्ढा में डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी लगाने का हो, या आप गोभी लगाइए, टमाटर लगाइए, खीरा लगाइए, करेला लगाइए, जो भी फसल लगाइए, बैंगन लगाइए, जो भी लगाने का है आप उसमें लगा लीजिए। आपको और कोई भी कंपोस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर जब उसको खुरपी करने का होगा, आप लोग खुरपी भी करते होंगे, वही प्रक्रिया कीजिएगा, फिर बनाइएगा, और जब खुरपी कर लीजिएगा पूरा उसके जड़ के चारों तरफ जब खुरपी कर लीजिएगा, फिर उतना ही मात्रा में वही खाद को पुनः फिर बनाइएगा। क्योंकि 1 लीटर 1 kg गोबर का कोई दाम नहीं लग रहा है आपका घर में है, 1 लीटर गौमूत्र का कोई दाम नहीं लग रहा है आपका घर में है, 50 ग्राम गुड़ का भी जो है ज़्यादा दाम नहीं है। उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा और उसको फिर जब खुरपी कीजिएगा उस समय आप फिर पुनः उसको डाल दीजिएगा। खुरपी करने के बाद जो कि उसका जड़ तक फिर जो है चला जाए। उसके बाद अगर आपको मिट्टी देने का है तो आप उसको मिट्टी दे दीजिए। और जो आपको सिंचाई करना है, जिस ढंग से सिंचाई करना है आप सिंचाई करते रहिए। पानी तो आखिर लगाइएगा, ये तो समय समय पर दीजिएगा इस खाद को, लेकिन आपको तो सिंचाई जब जब करना होगा तब तक कीजिएगा। उसके बाद फिर सिंचाई कर दीजिए। और ये प्रक्रिया हो सकता है तो एक बार और कर दीजिएगा, पूरे फसल में कम से कम 3 बार। ना तो आपको वहाँ पर कोई फास्फोरस का जरूरत पड़ेगा, ना तो आपको कोई नाइट्रोजन का जरूरत पड़ेगा, ना तो कोई पोटास का जरूरत पड़ेगा, ना तो आज हमारे पास जितने भी 18 से 20 21 तत्व का जरूरत पड़ता है फसल को देने के लिए, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा तत्व जो है तो उसमें है, ठीक है। अब बात रहेगी, हमको जो है सब कुछ उसमें कीट का प्रकोप हो जाता है, पता है ना, कीड़ा लगता है ना। कोई भी फसल में, चाहे आप गोभी लगाते होंगे, मटर लगाते होंगे, या तो भिंडी लगाते होंगे, नेनुआ लगाते होंगे, कीड़ा तो होता है खेत में, लगता है ना। उसके लिए आपको बता रहे हैं, उसमें भी आपको पैसा नहीं लगेगा। आप लोग देखते हैं बगल में जंगल है और आप लोगों के पास सारा कुछ उपलब्ध है। आप वैसे पौधा जिसको कि
मवेशी नहीं खाता है। हमारे समझिए कि गाय या तो बकरी जिसको नहीं खाता है, वैसे पौधा को आप लोग जानते होंगे। वैसे कौन कौन सा पौधा है जिसको कि आप लोग देखते हैं कि नहीं खाता है? जितना पौधा मिले जिसको कि जानवर नहीं खाता उसको आप क्या कीजिएगा, जगह आप लोग नहीं लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा। और शरीफा जैसे कि शरीफा का पत्ता हो गया, ठीक है, शरीफा का पत्ता हो गया, आगन का पत्ता हो गया, कड़ई का पत्ता हो गया, नीम का पत्ता हो गया, सिंदूर का पत्ता हो गया। इस तरह से बहुत, जैसे परनी पत्ता होता है, क्या क्या होता है, इस तरह से आप लोग का जंगल है, ये बहुत तरह का जो है तो ये पौधा है। आप लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जितना कोई जानवर नहीं खाता है उसका सबका पत्ता को आप तोड़ के ले जाइएगा एक बोरा में, और ले जा करके आप जो है सो 2 लीटर पानी, या तो अगर यदि तुरंत देने का है, अगर तुरंत नहीं देने का है तो क्या कीजिएगा कि एक गमला में उसको डाल दीजिए सब पत्ता को, हाँ, या उसका डंठल भी ले लीजिएगा कुछ, उसका जैसे कि रस जो है तो उसमें आ जाएगा पानी में। या तो तुरंत मान लेते हैं कि हमको कल स्प्रे करना है तो क्या कीजिएगा, उसको पूरा जो है तो आप उसको गर्म कर दीजिएगा। इसको बोले मवेशी नहीं खा रहा है, वैसा पता है। अरे बता तो रहे भाई, जिसको नहीं खाता है। आप लोग बैल बकरी चलाने जाते हैं, नहीं देखते हैं जी, हम तो बैल बकरी चलाने नहीं जाते हैं, अपना हम समझिए कि पौधा का नाम भी जो है नहीं जानते हैं। लेकिन आप लोग जंगल के किनारे रहते हैं, उस प्रैक्टिकल से आप लोग जितना गुजर रहे हैं, जितना गुजर रहे हैं, हम लोग ऐसा प्रैक्टिकल से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी का जानकारी जो है दे रहे हैं। आप उसको ले जाके मान लेते हैं 5 ही पौधा का नाम जान रहे हैं, 5 पौधा को ही पहचान रहे हैं, 5 पौधा ले जाइए और उसको आप गर्म कर दीजिए। अगर जल्दी में देना है तो आप उसको गर्म कर दीजिए, पूरा डबका दीजिए, आप लोग का भाषा में उसको पूरा खौला दीजिए। उसका जितना रस है उस पत्ता का या डंठल का वो आपका पानी में चलाएगा, और उसको क्या कीजिएगा, हो सकता है उस पानी में आपका कुछ पानी कम हो जाएगा, 2 लीटर जो पानी दिया है ना, हो सकता है 1 लीटर ही बचेगा। उसके बाद में आप उसको 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अपना पौधा पर छिड़काव कर दीजिए। कोई भी रोग व्याधि है, कोई भी कीटनाशक है, उसको कंट्रोल कर देगा। कुंभे गड़ा बोलते थे, हम लोग कुंभे गड़ा बोलते थे, ठीक है। तो अभी गड्ढा बनाने का जरूरत नहीं है, वो प्लास्टिक का बनाया हुआ आप लोग वाकिफ होंगे सर, इन लोग को जो है तो ये करा दीजिएगा। उसी में आपका घर में चाहे केला खाते हैं, छिलका तो फेंक देते होंगे, उसको भी ले जाकर उसी में डाल दीजिए। जितना अवशेष आपका बचता है उसको ले जाकर के आप वहीं पर डाल दीजिए, वो आपका खाद बन जाएगा। और एक दिन उसको फिर अपने खेत में जो है उसका प्रयोग कीजिए। अभी हम लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं कि मल्चिंग करते हैं। आप देखे होंगे कहीं पर प्लास्टिक ढकल खेती देखे हैं, वो काहे करते हैं, घास नहीं होने के लिए। लेकिन हम बिना पैसा लगा, उसमें तो पैसा लगता है, लेकिन बिना पैसा लगाए हुए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं, पुआल ढक सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आप लोग तो अदरक लगाते नहीं है, अगर पुआल ढक दें, जैसे धनिया तो आप लोग छिड़ते होंगे, धनिया पता छिड़ते होंगे आप लोग क्या कीजिएगा कि धनिया छिड़कने के बाद में हो सके संभव अगर छोटा सा टुकड़ा है तो उसमें आप पुआल ढक दीजिए। 8 दिन के बाद या 8 दिन से जो है तो 1 दिन पहले, या तो समझिए कि पानी पड़ता रहेगा तो पुआल भी सड़ जाएगा, धनिया वहाँ से निकल जाएगा, पुआल से पार हो जाएगा, ठीक है। वो खाद का भी जो है तो काम कर जाएगा। या तो 8 दिन से पहले अगर आपका पुआल मान लेते हैं नहीं सड़ रहा है, 8 दिन आपका धनिया में घास नहीं होगा, आप उसको उसके बाद में हटा दीजिए। देखिए धनिया तुरंत उग जाएगा और तुरंत आपका जो है तो उसमें जो भी खाद पानी दीजिएगा। इसको स्प्रे में भी दे सकते हैं, ये जो दवा बोले ना, इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं छान के बढ़िया से ऊपर से। ये आपका जो है तो क्या कहिएगा, ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में ये काम करता है। और दवाई पूरा नहीं होता है, कौन वाला तुरंत में ना बोले कि डबका के देना है। हाँ, तुरंत में डबका के देना है। अगर तुरंत में नहीं देना है, ठीक है, तुरंत में नहीं देना है तो उसको ला के आप जो है तो पानी में दे दीजिए, उसको कोई भी ड्राम में दे दीजिए, उसको फूलने दीजिए, 1, 2, 3 दिन तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होगा कि उसका जितना रस है, उस पत्ता का रस हो चाहे वो डंठल का रस हो, वो पानी में जो है तो स्वतः चला आएगा। और उसको आप 3 दिन 4 दिन बाद जब भी स्प्रे करने का है, उसको फिर जो है सो
आप वही 10 ml के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको भी ज़्यादा पानी में नहीं देना है, उसको भी 2 लीटर पानी में ही आप उतना ही पत्ता डालिए जो कि वो पानी में भीग जाए, या पानी में नहीं भीगता है तो उसको आप डुबा भी दीजिएगा और 2-3 दिन बाद छोड़िए। 10 ml 10 ml 1 लीटर पानी में। जैसे मान लेते हैं आपके पास जो टंकी है दवा देने का, हो सकता है 15 लीटर का, 15 लीटर होता है सर। 15 लीटर का होता है तो आप 15 लीटर पानी दे रहे हैं, ठीक है। 1 लीटर का हम 10 ml बोल रहे हैं, तो समझिए 15 लीटर में आपको जो है तो कितना देना होगा, 150 ml जो है तो देना होगा। उसके बाद में मिला के आप कोई भी कहीं भी कीटनाशक है उसका प्रयोग करें। ये बिल्कुल जो है तो आपका जो है तो पूरा खेत को जो है तो निजात दिला देगा। अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो, और चूंकि देखिए हम लोगों के अंदर जो है तो जैविक के प्रति विश्वास नहीं है। हम लोग के अंदर क्या बना हुआ है कि अगर हम खेत में यूरिया नहीं देंगे तो मेरा धान बढ़िया नहीं होगा, खेत में DAP नहीं देंगे तो मेरा धान बढ़िया नहीं होगा। ये जो है जो हमारे अंदर जो है ये बैठा हुआ है। हमारे दादा परदादा खेत में कुछ नहीं देते थे, क्या करते थे कि गर्मी में ही ले जाके जो आपका कुंडर गड़ा कहते हैं या गोबर गड़ा कहते हैं, वहाँ जो भी गोबर होता था उसको छीट देते थे, ठीक है ना। गुना धान होता था, यहाँ गुना धान होता था इधर पहले गुना धान करते थे। गुना धान में भी समझिए कि एक बार वही गुना खेत में समझिए कि धान खाद छीट देते थे और एक थोड़ा सा भी 1 ग्राम भी कोई खाद नहीं पड़ता था, बढ़िया धान होता था कि नहीं होता था। लेकिन अभी हमारे अंदर ऐसा जो है तो अंदर में ऐसा कौतूहल होता है कि भाई अगर नहीं देंगे खाद तो मेरा तो होगा ही नहीं। लेकिन धीरे 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 समझिए कि हमको जैविक की ओर अगर यदि जाना है तो ये जो हमारे अंदर ये मानसिकता जो बैठी हुई है उसको तो दूर करना होगा। धीरे धीरे 3 साल अगर यदि आप खाद छोड़ देते हैं, आपका खेत जो दादा परदादा लोग जिस तरीका से बनाए थे, हम लोग का खेत स्वतः बन जाएगा। और जितना हम खेत में जितना कम पूंजी लगाएंगे उतना ही हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। अभी हम बताते हैं कि हम लोग को खेती करने में बोल देंगे तो आप लोग अचंभित हो जाइए कि बाप रे बाप कितना खेती में पूंजी लगाते हैं। जो लोग जैविक खेती नहीं कर रहे हैं वे लोग का खेत में अभी समझिए कि 80 से 90 से 1 लाख रुपये 1 एकड़ में खर्च होता है। 1 लाख रुपया एक बार में फसल लगाने में खर्च होता है। वो खर्च कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। वो 10 ट्रॉली जो है तो पैसा जोड़ते जाइएगा, 3000 रुपये 3500 रुपये समझिए कि 1 ट्रॉली गोबर का दाम है। 10 ट्रॉली जो है तो गोबर देता है, वो भी मिनिमम बता रहे हैं, कोई तो अधिक देता है। 1 एकड़ में 10 ट्रॉली गोबर दे रहा है। उसके अलावे कम से कम 4 बार उसको जुताई कर रहा है, 2 बार कम से कम रोटावेटर चला रहा है। 1 बार का जुताई में समझिए कि उसको कम से कम 2400 रुपया से कम खर्चा नहीं है 1 एकड़ जोतने में। अभी 1200 रुपये घंटा लेता है ट्रैक्टर में जोतने में, तो 2 घंटा कम से कम आपको 2 चक्कर जोत देगा ना, तो 2 घंटा लगेगा जो उसको जोतने में। तो 2400 रुपये 1 चक्कर का जो है आपका केवल हल का खर्चा है। रोटा चलेगा वो भी कम से कम 1 घंटा से कम नहीं चलेगा, और रोटा का हो सकता है कि हल से जो है तो ज़्यादा लेता होगा। तो कुल मिला के समझिए कि कितनों कम, तो 3 से 3500 एक बार का। आप अगर 4 बार जुताई करते हैं तो 3 चौके 12 से 15,000 रुपये आपका केवल जुताई का खर्चा है। उसके अलावा एक ड्रिप इरिगेशन लगता है। ड्रिप इरिगेशन का खर्चा को तो छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ जब आप मल्च लगाएंगे तो 1 एकड़ में समझिए कि आपको 8 रोल जो है तो मल्च लगता है। अगर आप 20 या 25 माइक्रोन का लीजिएगा तो करीब 2500 रुपया लग जाएगा एक रोल का। आपको 8 रोल लगता है, 25 अटे कितना हो गया, 200 हुआ, तो मैंने 20,000 उसका खर्चा, लेबर का खर्चा। उसके अलावा जो है तो और बहुत सारा ऑर्गेनिक जो है तो मैन्योर खाद है। कोई आप लोग जियो ग्रीन का नाम सुने होंगे, कोई केचुआ खाद का नाम सुने होंगे, सब खरीद के लगाता है। और साथ ही साथ लेबर का खर्चा है। और फिर बाद में जब फसल उग गया तो फर्टिगेशन खर्चा है। समय समय पर जो है तो इतने दिन पर ये खाद चलाना है, इतने दिन पर ये खाद चलाना है, इतने दिन पर ये खाद चलाना है। टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 80-90 से लाख रुपया जो है तो 1 एकड़ में उत्पादन खर्च जाता है। तो समझिए हम 1 लाख क्यों, हमारे पास टोटल संसाधन हमारे घर पर ही मौजूद है। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे, हमको पूंजी कम लगा है, भले मान लेते हैं कोई 1 लाख खर्चा करने के बाद में उसका शुद्ध आमदनी मान लेते हैं कि वो 2 लाख का फसल बेच लेता है, 1 लाख मुनाफा हुआ। लेकिन हम बिना 1 लाख खर्चा करते हुए ही हम अपने जमीन को भी बचाना है, अपनी धरती माँ को भी बचाना है। और अगर यदि हम 1 लाख रुपया कमा लेते हैं तो उसका खेती बेहतर है कि मेरा खेती बेहतर है, क्योंकि सबसे पहला प्रमुख चीज है कि अपनी धरती माँ को बचाना।
तो सबका वैकल्पिक उपाय है। अगर कोई मल्च का प्रयोग कर रहा है तो हम अपने जो भी है, जैसे कि बहुत आप लोग शकरकंद लगाते होंगे, उसका लत्तर को ये करते होंगे, तो हो सकता है पलाश का पत्ता को भी जैसे ढकते होंगे, ढकते हैं ना। तो इस तरह जहाँ ढकने का काम हुआ हम मल्च के रूप में उस सबका प्रयोग करेंगे। छोटे रूप में शुरू कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है तो बहुत बड़े लार्ज स्केल में खेती कीजिए, कि हमारे पास आपके पास अगर 25 डिसमिल का खेत है, आप 25 डिसमिल में खेती शुरू कीजिए, लेकिन अच्छा ढंग से जो है उसको कीजिए और धीरे धीरे अपना दायरा जो है बढ़ाते रहिए। हम आज 3 एकड़ से समझिए कि 50 एकड़ में पहुंचे हैं, एक बार की जो है नहीं पहुंचे। आज समझिए कि 1992 से जो है खेती करना शुरू किए, आज 1992 से यहाँ तक का जो है तो सफर को जोड़ लीजिए, करीब 30 साल का समय में तब जाके जो है 50 एकड़ में पहुंचे। लेकिन आपके अंदर एक जज्बा और जुनून होना चाहिए। हाँ, अगर पार्ट टाइम अगर यदि आप खेती को देखेंगे, चाहे आप जैविक करें चाहे रासायनिक करें, पार्ट टाइम देखेंगे कि हमको भाई बहुत को नींद लग रहा है, पार्ट टाइम देखेंगे कि हमको खेती भी करना है और साथ ही साथ काम भी करना है, साथ ही साथ दूसरे व्यवसाय को भी देखना है, तो अगर जिसके पास जमीन है, जो पेशेवर किसान है, तो हम आपको बताते रहे जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन है या 3 एकड़ भी जमीन है, जिन लोगों के पास अगर 3 एकड़ जमीन होगा, उनका सालाना बचत हम बताते रहे कि 9 लाख रुपया होगा सालाना बचत। जिन किसान भाइयों के पास 3 एकड़ जमीन होगा और आप सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत बढ़िया ढंग से बेहतर ढंग से अगर आप खेती करेंगे, तो आपका सूद मुनाफा, पूंजी को छोड़ दीजिए, सूद मुनाफा साल भर का कम से कम 9 लाख होगा। लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है, आप शुरुआती दौर से खेती कर रहे हैं, आपके पास वैसा संसाधन उपलब्ध नहीं है। अभी मान लेते हैं कि 9.5 लाख की जगह में आपके पास अगर यदि सालाना 4.5 को उसका आधा करके भी छोड़ दीजिए, अगर 3 लाख भी आ जाए तो 3 लाख को आप जो है तो 12 से डिवाइड कीजिए, कितना जो है तो महीना आपका जो है तो वेतन बन रहा है, कीजिए तो 3 लाख को 12 से दीजिए तो डिवाइड कितना आ रहा है? 25,000 रुपया महीना आपका। यहाँ जितने बैठे हुए हैं हम लोग ने ऐसा ना सर, हम लोग तो बारिश पर रहते हैं, बोरिंग वोरिंग नहीं है। तो देखिए, ये जो बात आप लोग बोल रहे हैं ना, खेती करना है आपको, कोई दूसरा को तो करने देगा। जमीन तो आपका है, तो जमीन में हम कैसे उपलब्ध कराएं उस चीज को, कुआं कैसे बनाएं, बोरिंग कैसे करें, उसका संसाधन हम सरकार से मांगे या किससे मांगे, विधायक से मांगे, किन से मांगे, ये काम आपको कराना है कि हम कैसे खेती के लिए अपना सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं, बोरिंग कैसे करें, तालाब से पानी उठाएं, डैम से उठाएं, कहाँ से उठाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप कहिएगा कि हम लोग जैसे आए हैं, आप हमको ये सुविधा दे दीजिए, क्योंकि हम तो आपको बताने के लिए आए हैं, हम तो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहीं आए हैं। ये सुविधा उपलब्ध कराना आपका काम है, कैसे करते हैं। अगर खेती करना है तो, और नहीं तो फिर जैसे जो है तो लगे हुए हैं, तो लगे हुए रहिएगा। हम आपका आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, आपका जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये उपाय हम आपको बताने के लिए आए हैं। हमारे पास इस तरह का समस्या जो है तो कहिएगा हमारे पास पानी का साधन नहीं है, कुआं का साधन नहीं है, या तो और साधन नहीं है, खाद नहीं है, तो ये समस्या आपकी है। आप कैसे जो है तो इस पर निजात पाइएगा, ये आपका जो है तो ये बनता है। हाँ, इतना करने के बाद जो किसान अगर खेती करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप खेती कीजिएगा, बाजार खुद जो है खुद ब खुद यही उपलब्ध हो जाएगा, यही खुद जो है तो व्यापारी लोग आएंगे, आपका सब्जी जो है कहाँ से खरीद के ले जाएंगे। धान हो सकता है आप लोग का घर आते होंगे खरीदने के लिए, धान जब बेचते होंगे तो धान खरीदने के लिए आते हैं ना, गाड़ी लगता होगा आपका घर में, या हमको भी 2 बोरा धान दीजिए, 10 बोरा, या तो ऑटो लेके आते होंगे या तो पिकअप लेके आते होंगे धान खरीदने, आते हैं ना। तो उस तरह से जो है तो आप लोग सब में सब्जी में भी उसी तरह से आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। इनका सब्जी घरे से डेली बिकता है, एक दिन बाजार में जाता है, एक दिन में नहीं। हम लोगों का देखिए एक प्रमुख समस्या क्या रहता है कि हम लोग सोचते हैं, अगर आम बातचीत करते हैं तो हम लोग अगर किसी भी खेती के बात में अगर उतरते हैं तो हम लोग बोलते हैं, आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे बाजारें नहीं हैं तो हम उत्पादन क्यों करें। जो बाजार में जो खरीदार लोग हैं उन लोग का कहना रहता है कि वहाँ उत्पादन नहीं होता है तो हम वहाँ पर क्यों जाएं। आपके पास में कोई चल के क्यों आएगा, तभी आएगा जब आपके पास में वो उसको सुविधा या वो सामान उसको मिलेगा, तभी तो जाएगा ना। आप अपने गांव में एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि कोई किराना दुकान है,
उसके पास में सब सामान रहता है, तभी ना आप उस दुकान में जाते हैं। अब वो दुकान खोल के बैठा है, उसके पास में सामान ही नहीं है, आप जब जाइएगा तब बोलिएगा भाई गेहूं दो, चावल दो, आटा दो, जो भी मांगिएगा वो बोलेगा नहीं है, माले नहीं है, सीधा बोलेगा। तो आप दोबारा उस दुकान में जाइएगा? नहीं जाइएगा। आपके मन में एक पहले ही से धारणा बैठ जाएगा कि अरे फलाना आदमी का दुकान में जाएंगे, उसके पास तो कुछ सामान ही नहीं रहता है, तो काहे के लिए वहां जाएंगे। तो बाजार में भी यही चीज चलता है। जो खरीदार होते हैं वो लोग पूरा नजर रखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके गांव में कौन दूसरा खरीदार है या फिर कोई दूसरा गांव का आदमी है। तो लोग देखता है कि कहाँ क्या उत्पादन हो रहा है, उसी के अनुसार वो लोग अपना प्लानिंग करता है। जैसे सर बता रहे हैं कि पहले अपना घर में जो होता था खेत में बेचने के लिए सोचते थे, जब खरीदार लोग देखने लग गया कि भाई यहाँ इतना सारा माल उत्पादन हो रहा है, इतना सब्जी हो रहा है, तो इनको जाने का जरूरत नहीं है, होने पे इनका सारा डीलिंग हो रहा है, वो लोग आ रहा है, इनके पास में गाड़ी डेली आ रहा है। बताइए 50 लोगों को रोजगार दिए हैं, तो आप उसी से अनुमान लगा लीजिए कि भाई कितना बृहद पैमाने पे इनका काम हो रहा है। ये भी आपकी तरह वही थे, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में, लेकिन संकल्प शक्ति इनका मजबूत था, आगे बढ़ना था जैविक खेती के माध्यम से, हर तरह का पानी बचाने का, खाद बचाने का हर विधि को ये अपनाए, तब आज जाकर ये स्थिति पे है कि फोन से इनका व्यापार चल रहा है। फोन बंद तो व्यापार बंद, वैसा स्थिति है। हम लोग को माल टोकरी में लेकर के जाके बेचने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक चीज, एक सूत्र आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर उसको अपने ये से निकाल दीजिएगा और उसको अगर आत्मसात कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जितने बैठे हुए हैं, यहाँ है कि हम लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं, निर्भर रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारे क्षेत्र में हो सकता है सरकार की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से हमको कुआं मिल जाता तो अच्छा होता, कुआं बना लेते तो खेती करेंगे, खेती करते हैं। या तो विधायक जी की तरफ से वो अगर हमको बोरिंग मिल जाता तो बोरिंग बन जाता तो अपने खेत में पानी मिल जाता। लेकिन जिस दिन आप लोग इस मानसिकता को निकाल दीजिएगा कि हमारे जीवन में हमको कोई भी चीज़ अगर मुफ्त मिलता है, अगर मिल जाता है तो हम उसको भूल जाएंगे, अच्छा कहेंगे, ठीक ना। अगर मिल जाता है तो अच्छा कहेंगे कि अगर कहीं से मिल जाए। लेकिन अगर यदि नहीं मिला तो उसको वेरी गुड कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, क्योंकि अगर मिल रहा है तो उसको गुड और नहीं मिल रहा तो वेरी गुड। तब आप अपने पैर में जो खड़ा होइएगा। जिस दिन आपके पास सुख संकल्प शक्ति आ जाएगा, उस दिन इतना जान लीजिए कि आप अपने खेत पर स्वतः और स्वयं कुआं भी बना लीजिएगा और खेती भी कर लीजिएगा। और नहीं तो दूसरे के आशा में कि हमको कुआं मिलेगा, मिलता तो हम कुआं खोदते खेती करते, तो ना तो जो है तो कुआं मिलेगा, ना जो है तो आप कुआं खोदिएगा, और ना जो है तो आपका खेत में पानी मिलेगा, ना आप खेती कीजिएगा। इसलिए अपने आप में जान लीजिए कि हमको कहीं से कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर कुछ काम करना है तो स्वयं करना है, किसी दूसरे पर हमको निर्भर नहीं रहना। क्योंकि भारतवर्ष अभी चल रहा है पूरे वजह तो मुफ्त, सब कुछ जो है सब मुफ्त में जा रहा है। तो इसको तो मानसिकता निकालना होगा, तभी आप अपने आप को शक्तिशाली बन पाइएगा। और दूसरों का दिया हुआ धन कितना दिन चलेगा। खुद आपके पास में विवेक है, खुद आपके पास में शर्म करने की जो है तो आपके दोनों हाथ में शक्ति है, उसको उस रूप में आप स्वीकार कीजिए। और तरह तरह का कृषि के क्षेत्र में आपको बता दे रहे हैं, इतना बड़ा स्कोप अभी है कि आज जिस रूप में भारत की जनसंख्या या इस राज्य की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रहा है, क्या हम लोगों का जमीन का दायरा वैसा फैल रहा है? जो जन्म ले रहा है उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कल आने वाला दिन जो है तो भूख से सब मरेगा खाने के लिए। या प्रधानमंत्री जी को अगर यदि हम मेरा खेत से उपजाया हुआ अगर यदि क्या वो सब्जी नहीं खाते हैं, क्या वो मीट या पत्थर खाएंगे? अगर हम लोग उगाने वाले नहीं रहेंगे तो क्या वो खाएंगे कहीं से खरीद के, विदेश से मंगा के खाएंगे? तो इसलिए आने वाला समय किसानों का है। इसलिए अपने आप को जो है शक्तिशाली बनने का प्रयास कीजिए और कुछ सीखने का, और जो है तो अपने खेत पर जो है तो उसको लागू करने का जो है आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए आने वाला दिन, इतना दिन तक समझिए कि किसानों का हमेशा शोषण और हम लोग वंचित रहे हैं। आने वाला दिन जो है तो आप ही का है। बस केवल बेहतर ढंग से, जो जानकारी नहीं है, जहां भी जानकारी मिले वहां जानकारी लेने के लिए आपको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। इस तरह का आयोजन जो है तो आज आप कई एक बार कीजिए और गाँवों में कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों से जो है संपर्क कीजिए। और बिना ज्ञान का कुछ नहीं होता, बिना गुरु का भी ज्ञान नहीं होता है।
आज समझिए कि हम इतने बड़े किसान जो है तो बने हैं या एक सफल किसान है, बाकी मेरा ही कोई ना कोई गुरु रहा होगा, हम भी किसी न किसी से प्रभावित हुए होंगे, तब जाकर के जो है तो आज यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था उसके सिवा, खेती के सिवा, और उसी में हमको दूसरे को कंपेरिजन करना था। कोई सरकारी नौकरी कर रहा था तो उसी के समकक्ष हमको पहुंचना था। आज कहीं सरकारी नौकरी वाले से जो हम आगे निकल गए, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा और जुनून था, तब जाके जो है तो ये मुकाम हासिल होता है। और इतना जान लीजिए कि किसी के लाइफ में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर कोई करता है तो खुद ब खुद अपने दम पर जो है करता है। किसी का एहसान मन कोई नहीं होता है कि कोई ऐसा एहसान नहीं करता है कि उसको जो है तो आदमी बना देता है। इसलिए अपने पैर में खड़ा होने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके पास में जमीन है, चाहे 25 डिसमिल 50 डिसमिल है, उस पर जो है तो आप अच्छा करने का प्रयास कीजिए। जहाँ कहीं भी खेती के संबंध में अगर यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो कृपया करके आप जो है तो हमसे संपर्क कीजिएगा या इनसे कीजिएगा। आपके पास जो जिस तरह का भी दिक्कत होगा, जो भी समस्या होगा, आपका चाहे खेत का बीमारी हो, चाहे जो भी बीमारी फसल में लगा हुआ होगा, आप लोग संपर्क कीजिएगा, सारा समस्या का समाधान करेंगे। खेती करने का तरीका नहीं होगा तो कैसे किस, अगर आलू लगाना है किस ढंग से लगाएं, मटर लगाना है किस ढंग से लगाएं, मटर में कौन सा दवा दें, आप लोग हमेशा संपर्क में रहिएगा, वो चीज कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है दूसरा कुछ हम आपका खेत में आके नहीं कर सकते हैं। आप लोग को जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछना है खेती के संबंध में, जिस तरह के, चाहे जैविक हो चाहे जिस तरह का भी खेती आप लोग करते हो, मैंने दुनिया का जो भी सवाल है आप हमसे कर सकते हैं, सबका हम जवाब आपके जवाब, आपको जो भी दिक्कत होता है। हाँ, लेकिन ये सवाल जो है तो आप हमसे कीजिएगा कि मेरा जो है तो पानी का सुविधा नहीं है, मेरा कुआं नहीं है, तो उसका समाधान हम नहीं कर सकते। तो बता दें आलू और मटर में कहाँ लगेगा? किसमें? आलू और मटर में। देखिए, आलू सबसे पहला जब आप लोग लगाते हैं ना, तो एक जैविक दवा है, फफूंदीनाशक है, ट्राइकोडर्मा। हो सकता है कोई दुकान में मिल जाए। उस ट्राइकोडर्मा को 4 ग्राम 1 लीटर पानी में, आपको देख लेते हैं, आप लोगों को सुविधा होगा उसको। ये अमृत जल वाला सब लिख लिए हैं ना आप लोग? सुविधा है ना? इसको क्या कीजिएगा, आलू लगाने से पहले जब आप आलू लगा रहे हैं ना जी, रोपने से पहले 1 लीटर पानी में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा दीजिएगा। 2 से 3 लीटर या तो 5 लीटर पानी दीजिएगा। क्या कीजिएगा कि आलू का जैसे बीजा आप बाजार से लाए, उसको एक बड़ा सा, जैसे कि खाना वाना नहीं बनता है, डेग होता है, डेग जो होता है खाना बनाने वाला, उसमें पानी जो है तो दीजिए 8-10 लीटर जो है तो पानी दीजिए, 10 लीटर 15 लीटर। और क्या कीजिए कि उसमें 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए। और जैसे कि क्या होगा कि आपके पास में कुछ ये होगा, कटोरा होगा, कटोरा नहीं, ये कहते हैं कुछ टोकरी होगा छोटा मोटा, जिसमें कि आलू जो है तो आप गिराने के लिए उसमें डालते होंगे, उसको आप या तो डायरेक्ट उसमें डाल दीजिए, उसे में डेग में, या तो आलू भर के हाँ उसी में डाल दीजिए। चूंकि ये क्या हो गया, आपका ट्रीटमेंट हो गया, ये सिर्फ ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ देर छाया में 5-10 मिनट सूखने दीजिए। उसके बाद में आप अपने खेत पर गिरा दीजिए, और उसमें या तो आपको मिट्टी ढकना है या ये करना है, आपको कर लीजिएगा। कीड़ा लग जाता है तो काहे को छोड़ के रखते हैं, काहे बेच देते हैं? उसको आप लोग सामने कोल्ड स्टोरेज नहीं है,
होता है जहाँ पर रखते हैं ना, सुनिएगा, आलू वहाँ पहले सड़ता होगा, ठीक है। वो क्या करता है कि पूरा आलू के अंदर में घुस जाता है, वहाँ पर वो क्या होता है, एक कीड़ा जन्म लेता है। और जब कोई आलू सड़ने के बाद में वहाँ से जब अपने आप जो है वो सब वहाँ से उनका जन्म हुआ। अब कोई कीड़ा जन्म लिया तो उसको खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए तो जाएगा कहाँ? आलू का जहाँ से आँख निकलता है, ठीक ना, वो सबसे नाजुक होता है, वो उसको कुरेदना शुरू कर जाता है। उसके बाद में फूटते फूटते वो अंदर घुस जाता है, और अंदर घुस के जब तक समझिए कि वहाँ घुस के हो सकता है 2-3 लाइन, जैसे चूहा जो लाता करता है उस तरह अंदर में करता है, और फिर जाके फिर आलू का जैसे कि 2-3 आँख निकलता है। आलू का तो जब लगाते हैं हम देखते हैं 2-3 आँख रहता है ना, तो क्या करता है, एक आँख से तो घुस गया, लेकिन आलू का जो जहाँ आँख नहीं है वहाँ उसको निकलना मुश्किल है, वहाँ वो नहीं निकल पाएगा। तो क्या करता है कि खोजता है कि और रास्ता निकलने के लिए कहाँ है, तो जैसे कि गलत रास्ता में चल गया, वहाँ नहीं मिला, फिर वहाँ से कूदते कूदते आएगा, जब उसको फिर मिल जाएगा कि नहीं यहाँ से ये नाली है, यहाँ से जाएंगे तो हम बाहर निकलेंगे, तो वही देखते होंगे कि ऐसे घुसता है फिर ऐसे बाहर निकलेगा। तो जब आलू आप रखते हैं उसको कम से कम 10 से 15 दिन में, आलू जैसे तोड़ के रखती है उसको 10 से 15 दिन में एक बार जो है तो आप उसको फिर पलटिए कि मेरा यहाँ कीड़ा लगा हुआ है कि कुछ सड़ा हुआ है, जो भी सड़ा हुआ है उसको आप फेंक दीजिए, उसको साफ सुथरा रखिए। और साथ ही साथ जब पलटिएगा तो क्या कीजिएगा कि एक दवा आता है, उसका नाम है एक तारा, ठीक है। एक तारा एक दवा है, सिंजेंटा कंपनी की है एक तारा। उसमें क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा आप ये मिला लीजिएगा, चीनी मिला लीजिएगा, ठीक है। और उसको पूरा सान के, या तो उसको चीनी और एक तारा को पूरा घोल के आप अपने आलू में क्या कीजिएगा कि स्प्रे कर लीजिएगा, ठीक है। या तो एक मैजिक करके आता है, उसको मैजिक को भी उसी में मिला के और आप उसको स्प्रे कर लीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा कीटनाशक है उसमें मीठा रहेगा। जो मैजिक को मिला रहे हैं वो तो कीटनाशक है, और साथ ही साथ जो आप चीनी को दे रहे हैं वो मीठा बना देगा, क्योंकि कीड़ा क्या होगा कि उसको चाटने के लिए आएगा और वो चाट के वहीं पर मर जाएगा, आपका आलू जो है ठीक है। आप लोग क्या करते होंगे कि ऊपर से फिराडोन या तो फोरेट ला के छिड़कते होंगे ना, यही करते होंगे, वो कोई काम का नहीं है। जो फोरेट आप छिड़कते हैं उससे कोई कंट्रोल नहीं होता है देखे हैं कंट्रोल होते हैं, छिड़ता है बहुत वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक दवा है। अरे भाई पहले मोरा में धान लगते तो उसमें सूर्य लगता मोरा बांधने से नहीं लगे तो उसका भी उपाय है, उसका भी जो है तो आता है दवा। उसको क्या कीजिएगा, जो घून लगता है ना, जैसे घून का उसमें कीड़ी लग जाता है, काला काला लगता है, उसमें दवा आता है, उसको कहते हैं थाइनेट, ठीक है। तो उसको क्या कीजिएगा कि वो आता है पौच में, पहले तो टैबलेट आ रहा था, पौच में आता है, तो उसको खोल के अंदर का जो प्लास्टिक है उसको चाहे चावल हो चाहे धान हो, उसका नीचे जो है तो या तो बीच भाग में उसको रख दीजिएगा, तो सब जो है तो सब मार जाएगा, कोई नहीं बचेगा। कहाँ में रखते हैं धान जो कि गिर रहता है, कौन सा बोरा में रखते हैं, प्लास्टिक का, तो नमी जरूर रहता है, बिना नमी का वो सब जो है नहीं लगना तो नहीं चाहिए। तो ऐसा कीजिए,
नहीं तो एक बार साल भर का चावल पिसवा लीजिए, सब धान को बेच दीजिए जो बचेगा, पैसा दिक्कत है। चावल भी नकली हो जाता है सर। तो चावल में भी होता है, तो वही उपाय है। छोटा टुल्लू सफेद सफेद होता है, तब ज्यादा दूर आता है। और उसको हम लोग कहते हैं पटारी। हाँ, हाँ, सफेद सफेद होता है। तो ज़्यादा चावल स्टोर करके नहीं रखते, लेकिन धान में भी लग रहा है, चावल में लग रहा है। कारण सब है हाइब्रिड का जमाना आ गया। पहले का जो धान था उसमें नहीं लगता था। पहले का धान भी थोड़ी चावल या चाहे चावल में चाहे धान में। और कोई सवाल है? जितना पूछने का है पूछ लीजिए। समय कितना है? समय कितना है? अभी 1 घंटा इसके पास में है। आपका और जो पॉइंट है कवर कर सकते हैं। मैंने पहले सबको पूछने दिया। आपका जो है पहले अपना पूछ ही रहे। प्याज जब खेत में डालते हैं गाछी को, उसके बाद में कुछ दिन होने के बाद माने कीड़ा लग जाता है, कीड़ा काट देता है इनको। हाँ, प्याज को। उसके बाद में फिर प्याज जब निकालते हैं, निकाल के लाते हैं तो फिर सड़ता भी है। ये दोनों का उपाय होता है। कीड़ा के लिए तो आसान दवा है, एक बार भी कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर दीजिएगा, कीड़ा तो मर जाएगा। लेकिन सड़ने का है प्याज, आप रखते कहाँ हैं कि सड़ता है? रखने के लिए तो हम घर में ऊपर जो पटवत है ना, पटवत में पसार देते हैं। पोठा बोलते हैं, पोठा। हाँ पोठा पोठा। हाँ पोठा के ऊपर रखते हैं, हाँ तो उसमें सड़ जाता है। हाँ, उसको एकदम पसार देते हैं। ऐसे सूखा दिन में सड़ता है, जब पानी गिरता है ना उसके बाद भी सड़ना शुरू होता है। तो आप जब प्याज की खेती कर रहे हैं, प्याज का जो खेती करते हैं, कै बार यूरिया मारते हैं? क्या चीज? यूरिया कै बार देते हैं? प्याज में यूरिया हम नहीं मानते। नहीं देते हैं। कोई भी केमिकल खाद तो नहीं देते हैं? नहीं। नहीं देते हैं। राख देते हैं और गोबर खाद। देखिए, हो सकता है कि आप नमी में जो है दूध का पढ़ाई की होंगी। हाँ, ये हो सकता है। नमी में अगर मान लेते हैं दूसरा कोई कारण नहीं है तो आप जरूर प्याज को नमी में पड़े होंगे। प्याज को चूंकि आप सुखा करके ही तोड़िएगा। नमी में क्या होता है कि हमको आसान होता है, तुरंत हम तोड़ देते हैं। उसका कारण है कि आप घर में लाए तो उसमें जो है तो नमी जो है तो बना हुआ है, बरकरार है। क्योंकि पूरा गर्मी में समझिए कि आपका प्याज में, और वो भी एक दूसरे से जब सड़ता है ना, और प्याज को जैसे कि आलू को बोले कि एक आध दो बार पलट दीजिएगा, क्या प्याज को पलटते हैं? पोठा घर में रख दिए और जैसे 15 दिन 20 दिन बाद क्या चढ़ के देखते हैं कि मेरा प्याज सड़ रहा है, तो नहीं देखिएगा तो भाई तो वही होगा। आप जाके उसको देखिए, ऐसे करके पलटिए, जो भी सड़ा हुआ है उसको निकालिए, उसको फेंकिए। क्योंकि एक बीमार है तो कई को बीमार पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग बस केवल रख रखाव जो सही ढंग से कीजिए, कुछ नहीं होगा। प्याज माने पूरा तैयार नहीं हुआ है, फिर फूल आने लगता है। अरे भाई प्याज तो वही नमी के कारण तो आ जाता है, उससे पहले बेच लीजिए, काहे भजवान नहीं, सड़ा जो निकलता है उसको। सारा जो निकलता है इसमें, जब आपका खेत में लगा हुआ उस समय ना, तो देखिए वहाँ निकलने के कारण सुनने के सबके लिए है। कुछ ऐसा वैरायटी है, नहीं सुनिए, ध्यान से सुनिए थोड़ा। अभी बता रहे हैं प्याज का। देखिए क्या है कि हम लोग जब बाजार में प्याज का बीजा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग सोच के क्या जाते हैं कि जो सबसे सस्ता हो उसी को लाना है ना। तो सस्ता कौन मिलता है? जो कि बीमारी से पहले से ग्रसित है, वैसे वैरायटी ही सस्ता मिलता है। प्याज हो सकता है 1600 रुपये के जी भी मिलता होगा अभी, उसके अलावा 800 रुपये भी मिलता होगा, हो सकता है 300 रुपये भी के जी मिलता होगा।
बहुतों का सोच क्या होता है कि हमको आप लोग ये भी बिचड़ा ही बेचते होंगे। यहाँ बहुत ऐसे किसान होंगे जो भी प्याज का बिचड़ा करते होंगे, बिचड़ा बेचते होंगे। कोई बिचड़ा नहीं बेचते हैं, सब मैंने अपने खेत में ही लगाते हैं। बीज खरीदते हैं, उसके बाद गाछी करते हैं, गाछी करने के बाद नहीं ठीक है, लेकिन आप लोग जब भी कीजिएगा तो क्या है कि जो भी बोरान वैरायटी है, कोई भी कंपनी का मिले, आप बोरान वैरायटी लगाइएगा। भले आपको बीजा में महंगा पड़ेगा, लेकिन आप उसको लगाइए। एक भी जो है तो सारा फूटने का शिकायत नहीं रहेगा, एक पीस भी। और अगर आप सस्ता में जाइएगा कि 250 रुपये और 300 रुपये केजी मिल रहा है, दे दीजिए 1 केजी, तो वो उसमें निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो बीमारी से पहले से जो है ग्रसित है। बोरान वैरायटी कोई भी कंपनी का, चाहे लक्ष्मी का लगाए, महालक्ष्मी का लगाए, ईगल का लगाए, जिसका भी आप प्याज लगाए, एरिजोना का लगाए, जितना का लगाए, कोई भी कंपनी का, लेकिन आप बोरान लगाइएगा। जो बोरान वैरायटी है, बोरान आप चाहते होंगे कि हमको लाल प्याज दीजिए, नासिक लाल, यही ना मांगे जाते हैं, नासिक लाल दीजिए। नासिक लाल में जाइएगा तो उसका फूटना ही फूटना है। इसलिए कहिएगा कि हमको बोरान दीजिए, भले महंगा हो, लेकिन आप बोरान लेके लगाइए। जब आप लोग खुद अपना यूज करते हैं और इतना दिन तक रखते हैं, हम बेचते हैं। अभी देखिए, अभी प्याज का दाम कितना है? 40 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपया। अच्छा चलिए ना 30 रुपये। कुछ दिन पहले और सस्ता था, कुछ दिन के बाद 1-2 महीना के अंदर और महंगा होगा। तो रख रखाव सही ढंग से रखिए और अभी से आप प्याज बेचना शुरू कर दीजिए, अच्छा मुनाफा आपको जो है मिलेगा। चलिए आगे और पूछिए। अब आप लोग का क्वेश्चन था, पूछ रहे हैं चाना में ज़्यादा घाघरा जाता है, इसमें का दवा छिड़का पड़ेगा सर? चाना ज़्यादा कर देता है, उसमें दाना नहीं होता। देखिए अगर मान लेते हैं कोई कीट लगा हुआ है, उसको हटाने को दाना भी लगाते हैं, आपको क्या करना होगा? क्या है हल्ला नहीं कीजिए। जैसे क्या है कि आप लोग जब चना लगाते हैं, शुरुआती दौर से ही उसका रखरखाव आप कीजिए। शुरुआती दौर में जैसे कि आपका जैसे ही साग बना, क्या आप उनको पहले प्रूनिंग करते हैं, काटते हैं? तोड़ते हैं। तो जैसे ही तोड़े, ठीक ना, जैसे ही तोड़े, अरे हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए। क्या होता है ना, जब आप पैर में कटते हैं या हाथ में कटते हैं, आप टेटनस का सुई लेते हैं ना, उसका जब पैर काट रहे हैं या उसका कोई अंग को, बढ़वार का अंग को काट रहे हैं, उसमें दवा नहीं दीजिएगा। हम लोग को मालूम नहीं रहता, तो मालूम करना होगा ना, तो उसमें तुरंत जो है तो ग्लूकोपर जो भी कीटनाशक बताए हैं, जो भी कीटनाशक हो, तुरंत उसका स्प्रे कीजिए, ठीक है। उसके बाद तुरंत क्या होगा कि आपका फूल आना शुरू होता है, ठीक है। फूल के बाद ही ना फल आता है। तो जैसे फ्लावरिंग स्टेज में है, आप फ्लावरिंग स्टेज में भी दवा का जो हम बोले, वो दवा का एक बार फिर प्रयोग कीजिए। या तो रेडोमिल गोल्ड का नाम आप लोग जानते हैं, फफूंदीनाशक है, उसका प्रयोग कीजिए। और साथ ही साथ कोई भी कीटनाशक का, चाहे हम पत्ता का बताए हैं उसको, चाहे जो भी आपको करना हो, आप उसका स्प्रे कर दीजिए, कोई जो है कीट नहीं लगेगा। चलिए आप अपना बताना शुरू करें। अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ जितने किसान बैठे हुए हैं, कितने किसानों के खेत में ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है? टपक सिंचाई के बारे में कितने लोगों को जानकारी है, है? लेकिन चल नहीं रहा। चल नहीं रहा है, पानी नहीं लगता है। काहे? अभी पूर्ण रूप माने कि पूर्ण रूप से नहीं लगा है। नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा है, हम मान लेते हैं कि आप लोग का नहीं लगा है। जो भी लगा है तो कहिए तो बेकार है, ठीक ना। लेकिन हम आप लोग को कहेंगे जिनका नहीं भी लगा हुआ हो, आप लोग अपने अपने खेत में लगवा लीजिए।
क्योंकि यहाँ देखने के बाद हमको ये महसूस हो रहा है, ये सुनिए बात को सुनिए, क्या बात है, शांति बनाए रखिए थोड़ा। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कौन सा प्रखंड पड़ता है, यहाँ के ब्लॉक में तो डीओ होते होंगे, होते हैं, तो डीओ साहब से कभी भेंट मुलाकात नहीं होती। यहाँ तो बीडीएम होंगे, बीडीएम है ना, तो बीडीएम आपको कोई सलाह नहीं देते हैं। हम तो जाते नहीं करते हैं। अरे भाई तो अब क्या कहिएगा, वो सब तो सरकारी अधिकारी हैं ना, उन लोगों का काम है, कोई आएगा तो हम उनको सेवा देंगे, कोई पूछेगा। हालांकि घर घर जाके गांव जाके उनको सेवा देना है, ये उनका काम है, ये आपके लिए नियुक्त हुए हैं, आपके चलते उनको नौकरी मिला हुआ है। लेकिन आप लोग को वो लोग सेवा नहीं देते हैं, तो ये तो खैर बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज समझिए कि वैसे सकारात्मक सोच लोगों के प्रति होना चाहिए, चाहे वो आपकी पंचायत का मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे ब्लॉक के आपका बीडीएम हो, या तो डीओ हो, या तो फिर प्रखंड का पदाधिकारी हो, या जो भी हो, उनके अंदर एक ऐसा सकारात्मक सोच होना चाहिए कि किसानों का आर्थिक स्थिति कैसे सुधारा जाए, क्या इन लोगों के लिए हमको करना चाहिए, इनका आर्थिक स्थिति में सुधार हो। हम लोग का सदुपयोग क्या होता है, केवल वोट देने के लिए, अबर दे दीजिए ना, हम सारा काम करते हैं, अबर दे दीजिए है तो जीवन भर करते हैं आप, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं हैं, स्थिति में तो कोई सुधार हुआ नहीं। तो ऐसे आप लोगों का काम है, ऐसे सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को जो है तो कहिए कि आपका पास अधिकार है उनको कहने का कि हम बीडीएम है तो उनको जाके आप लड़िए, हमें किसान है, हमारे लिए आप नियुक्त हुए हैं, हमारे लिए आप क्या किए हैं बताइए। हमारे लिए चूना आया है ब्लॉक में, हमको 1 केजी दिए हैं, चना आया है ब्लॉक में, हमको 1 केजी दिए हैं, दवा आया हुआ है पूरा जो तो हमको एक भी दवा का फाइल दिए हैं, आप खेती की जानकारी आपको देनी है, आप हमको दिए हैं। इस तरह से लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब जाके जो है तो आप कुछ कर पाइएगा। अन्यथा ऐसे जो है तो सुतल रहिएगा तो कोई कुछ करने वाला नहीं। जिस तरह से आपका दादा परदादा का जीवन बीता, मेरा दादा परदादा का जीवन बीता, हम लोग का भी वैसे ही आज कल जो है तो चलते चलते जो है इस दुनिया से चल जाएंगे। लेकिन कुछ करना है तो अपने आप में जो है जानकारी रखना होगा, और तब दूसरों को जो है तो उसको सिखाना भी होगा। तो इसलिए क्या है कि ड्रिप इरिगेशन आज समझिए कि 2007-8 में जो है तो हमारे झारखंड में आया है। आज कितना दिन हो गया, 2023 हो गया। 2023 में तक समझिए कि 20 साल के मैंने करीब 15 साल गुजरने के बाद भी जो है तो आप लोगों को या आप लोग का खेत में नहीं लगा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जब तक अगर आप ड्रिप इरिगेशन से क्या फायदा होता है, जब आप अपने खेत पर लगाएंगे, हो सकता है कि आप पानी के अभाव में, सिंचाई के अभाव में, अभी आलू और मटर सब लोग करते होंगे, लेकिन गर्मी के समय आता होगा तो आपका खेत में पानी देने के लिए कुआं सूख जाता होगा, सूखता है, पीने के लिए भी नहीं मिलता है। वैसी परिस्थिति में क्या है कि ड्रिप इरिगेशन पानी का बचत करता है, और साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार हमको जितना आवश्यकता है पौधा को पानी देने का, हम उतना ही पानी देंगे। अभी तो हम नदी की तरफ बहा के दे रहे हैं, कियारी बना लेते हैं तो चारों कियारी में पानी जाता है, पानी का जो है खपत ज़्यादा है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमको जितना पानी की आवश्यकता है, आधा घंटा मशीन चलाना है तो आधा घंटा में ही सबको, और एक समान मात्रा में आपका पौधा जितना लगा हुआ है आपके खेत में, एक समान में, माने कि थोड़ा सा भी जो है एक पौधा को ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। मैंने कहने का मतलब है, हमारे घर में अगर यदि एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले हम लोग उनको क्या देते हैं, माँ का दूध देते हैं ना। जैसे जैसे उनका ग्रोथ होते जाता है तो क्या करते हैं, दाल का पानी देते हैं, या तो कुछ बाहर से भी आहार देना शुरू करते हैं, बिस्किट वगैरह, या तो कुछ भी जो है तो खिलाते हैं बच्चा को। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसका खुराक बढ़ते जाता है, उसी तरह जब आप पौधा को ट्रांसप्लांट करेंगे उस समय उसका खाना जो है तो कम होगा, और जैसे ही वो बढ़ते जाएगा स्टेज बाई स्टेज, जब हम मेरा पौधा वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा, मैंने साग पात जो बढ़ता है बढ़वार की स्थिति में, उस समय हमको जो है तो पानी कितना देना है,
और जब फल फूल आ रहा है उस समय कितना पानी देना है, और जब वो परिपक्व हो रहा है उस समय कितना पानी देना है। तो सब उसका डोज बढ़ते जाता है पानी का। तो इस तरह से आपका पौधा जो है सो तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि बीडीएम से मिलिए। बीडीएम का काम है कि जो भी छोटे मोटे किसान हैं उन लोगों के खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगाना, और वो भी आपका अभी 90% सब्सिडी में 90% अनुदान पर आपका खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाना है। अगर 1 एकड़ का खर्च 80,000 रुपया है तो आपका समझिए कि खेत में 6 से 7,000 रुपया का ही खर्च होगा। 1 एकड़ में 6 से 7,000 में ही आपका ड्रिप इरिगेशन लग जाएगा। ये लगवा लीजिए। बिना ड्रिप इरिगेशन का आप कहिएगा कि हम बेहतर ढंग से खेती कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप ड्रिप इरिगेशन आपका पाइप बिछा हुआ रहेगा तो जहाँ आप सिंचाई कीजिएगा वहीं खरपतवार उगेगा। और आप जो अभी फ्लड में दे रहे हैं चारों साइड से पूरा जो है तो पानी तो पूरा भीग जा रहा है, तो आपका घास पात तो जो है चारों तरफ उग रहा है, आपको कंट्रोल करने में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ड्रिप इरिगेशन जैसे हो, अगर खेती करना है, खेती के प्रति अगर जज्बा जुनून है तो आप लोग लगवा लीजिए, ज़्यादा खर्च भी नहीं। आप बीडीएम को बोलिए, सभी लोग फार्म भर दीजिए। क्या मांगेगा? आपका आधार कार्ड मांगेगा, आपका रसीद मांगेगा, एक फोटो मांगेगा, इतना ही तो देना है। जो भी मुखिया हैं उनसे अनुशंसा करवा देंगे, वो बस के बाद फॉर्म में साइन कर देंगे, आपका हो गया। सामान जो है सो गिर गया आपका खेत में, जो है सो आके जो कंपनी लगाएगी वो आपका खेत में आके लगा दिए। क्या ये कर सकते हैं? अगर ये कीजिएगा और आप हमारे संपर्क में रहिएगा तभी जो है सो आप बेहतर कर सकते। तो फ्लड में बहुत देखिए बहुत टफ काम है, ये आसान नहीं है। पढ़ लिख के जैसे कि क्या होता है, ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई नहीं पढ़ लिख के अगर कुछ नहीं किया तो क्या करता है कि अपना बाप दादा का जो जमीन है लग जाता है कि आप क्या करेंगे, खेती करते हैं। लेकिन खेती करना चाहे वो पढ़ा लिखा हो या तो आपका अनपढ़ हो, एक मजदूर का ही काम है खेती करना। और इससे टफ काम इतना जान लीजिए कि जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन जो सीख गया, जिसके पास ज्ञान हो गया, तो इससे बढ़िया काम भी जो है आप एक दूसरे का पेट भर रहे हैं, अपने तो खुद पेट भर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग को क्या कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है। हम लोग दूसरों का भी पेट भरने का काम करते हैं। दुनिया में कोई नहीं और है जो कि किसान के सिवा के दूसरा का पेट भर देगा। ठीक है, तो आप लोग ड्रिप इरिगेशन पर क्या पहले ड्रिप इरिगेशन लगाइए, उसके बाद उसके बाद उसका काम है। उससे और बेहतर उत्पादन होता है। जब मल्च करते हैं बेहतर उत्पादन होता है, घास खरपतवार भी नहीं होता है, साथ ही साथ और पौधा को कहिए तो बहुत सारा ऊर्जा मिल जाता है आपको। कोई भी चीज़ उसमें बहुत जल्दी उगता है, निकलता है। ठंडा में भी आप लगाइए ना कोई भी चीज़ को, डायरेक्ट स्विंग भी किसी को निकल जाएगा, गर्मी मिल जाता है। देखिए, अभी तक इतिहास गवाह रहा है कि 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। हम लोग उस वक्त उपस्थित नहीं थे, हमारे दादा परदादा लोग सुने देखे हैं, और हम लोग आज किताब में उसको पढ़ते हैं कि 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं कि पानी है ऐसा चीज जो आगे चल के पूरा देश, सभी देश को लड़वाएगा। तो क्यों लड़वाएगा? पानी का कमी होते जा रहा है। आज हम लोग भी अपने खेत में देखते हैं या अपने गांव में देखते हैं कि पहले जो जल स्तर था, दिन ब दिन जल स्तर नीचे होते जा रहा है। जहाँ पहले 10 फीट में पानी एकदम भरपूर पानी रहता था, आज कुआं और बोरिंग में 500-600 फीट जा रहे हैं लोग बोरिंग में, तब भी पानी नहीं मिल रहा है। तो ये संकेत है कि पानी घट रहा है। तो उस जो घट रहा है पानी, तो उसको कैसे, जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे हमको समायोजन करना है, बराबर करेंगे तब तो चलेगा। प्रकृति का संतुलन तो बराबर करना है। तो इसी वजह से ये सब तकनीक को लाया गया है। ड्रिप इरिगेशन जो सर बता रहे हैं, टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। कि आपका खेत में वो पाइप की तरफ बिछ जाएगा, बूंद बूंद करके पानी जितना आवश्यकता है पौधा को उतने पानी उसको जाएगा, उतना ही में आपका खेती हो जाएगा। इसका स्पष्ट कहने का मतलब है कि जब हम, मेरा घर में एक नवजात शिशु जन्म होता है तो जिस रूप से हम उसको धीरे धीरे खाना जो है उसका खुराक बढ़ाते जाते हैं, उसी तरह से
जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो पानी का कम खर्च होगा, और जैसे जैसे वो बढ़वार की स्थिति में होगा और जब लास्ट स्टेज में आएगा उसी हिसाब से मेरा पानी का खर्चा जो है और क्या बताएं। 10 मिनट का